अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं सर्जन डॉक्टर आज़म बंगुलज़ई। बर वक्त टीवी के डॉक्टर स्टूडियोज़ में मैं खुशामदीद कहता हूं आप सबको। हमारे बलूचिस्तान के मशहूर आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ कुछ आम मौज़ूआत पे गपशप करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, एक कॉमन से इशू को हम आज डिस्कस करते हैं, दर्द। वो दर्द सीने का भी हो, वो दर्द दिल का दर्द हो सकता है, सर का दर्द, लेकिन जिस दर्द की हम बात करते हैं वो है घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द से लोग बहुत शिकायत करते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा इसके बारे में कुछ फरमाइएगा कि ये होता क्यों है, इसकी वजूहत क्या है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर आज़म साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और बर वक्त टीवी का जनाब कि आज मुझे दावत दी है अपने प्रोग्राम डॉक्टर इन स्टूडियो में, और आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के हवाले से। जहाँ तक घुटनों का दर्द का ताल्लुक़ है, इससे कि हम सही बर वक्त तशख़ीस करें तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये दर्द कब से है जी, और घुटने के किस हिस्से में ये दर्द है, और ये दर्द जो है कैसे शुरू हुआ। क्योंकि दर्द के बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। ये दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी हो सकता है, ये दर्द रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, और ये दर्द कोई स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। कॉमन कॉज है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कहते हैं घुटनों का दर्द, खासकर उसमें देखा गया कि घुटने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यस, हिप जॉइंट्स भी हो सकते हैं, कोनी के जॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप है, सॉरी नी जॉइंट्स है, बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर साहब, इसमें आपके ख्याल में कॉमन वजूहत क्या हो सकती है इसकी? डॉक्टर साहब, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली हम इसको क्लासीफाई करते हैं एज प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको हम एडियोपैथिक भी कहते हैं, जिसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है जी। और दूसरे पर हम इसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी क्लासीफाई करते हैं, जो कि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं एग्जैक्ट कोई कॉज तो नहीं है, अलबत्ता रिस्क फैक्टर ज़रूर है। और उसमें सबसे जो फर्स्ट जो है वो है एज, यानी हम 50 से अबव जो एज है, इंसिडेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो है वो ऑलमोस्ट लिटरेचर के मुताबिक 80% इंडिविजुअल्स में पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरू हो जाता है। जेंडर के हवाले से अगर हम देखें तो मेल फीमेल में अप टू 50 इयर्स मेल फीमेल में इंसिडेंस सेम है, लेकिन 50 इयर्स के बाद इंसिडेंस फीमेल में बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी हो सकता है, या रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करते हैं तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, वो पोस्ट इन्फेक्टिव हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने वजूहत बयान की। अच्छा, ये बीमारी सर एक तो हम क्लिनिकली देख सकते हैं कि कंप्लेन होती है कि घुटनों में दर्द, चाल में फ़र्क आ जाता है उसका। अच्छा, तेज़ नहीं चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ये मरीज़ जो है ना बड़ी मुश्किलात शिकार करते हैं। फिर इसकी डायग्नोसिस में एज ए डॉक्टर हम क्या मतलब अलामत जी बिल्कुल इसकी हो जाती हैं डॉक्टर साहब? इसमें जैसे मतलब कोई भी बीमारी हो, जैसे उसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स या साइंस क्या हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो सिम्टम्स है सर, ये पेन से प्रेजेंट करता है। जी सर। इसके अलावा जो है सूजन भी आ सकता है घुटनों में, कड़पन आ सकता है घुटने में, यानी स्टिफनेस आ जाएगी वक्त के साथ साथ। और अगर यही तकलीफ मतलब ज़्यादा अरसे के लिए रहे, ज़्यादा जोड़ में तब्दीली आ जाए, तो फिर जोड़ में खम भी आ जाता है और उसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। इस डिफॉर्मिटी की वजह से फिर उसमें जो चलना है वो भी चाल में फ़र्क आ जाता है। जैसे आपने फरमाया कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत। जी डॉक्टर साहब, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पेशली नी जॉइंट्स के ऑस्टियोआर्थराइटिस को, इसको एक तो हम क्लिनिकली आप बैठे हुए हैं देख लिया, आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और क्या मॉडलिटीज़ हैं इसकी तशख़ीस के, इसके अलामात के बाद हम कैसे जाएं कि ये वाकई ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी और टाइप का आर्थराइटिस है पेशेंट? आपने बहुत अच्छा फरमाया डॉक्टर साहब। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमारे लिए टूल्स ऑफ डायग्नोसिस हैं वो है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, उसके बाद थर्ड नंबर पे इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्ट्री में हम ये इंक्वायर करेंगे, हम पूछेंगे कि क्या ये दर्द सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही है या कोई और वजह हो सकती है, जैसे ट्रॉमा हुआ, चोट लग गया या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कोई ट्यूमर आ गया, तो वो हम
पहला टूल वही है हिस्ट्री टेकिंग। सेकंड पे हम एग्जामिन करते हैं, हम देखते हैं कि जॉइंट में क्या चेंजेस आए हुए हैं। थर्ड पे हमने फिर इन्वेस्टिगेशन, हमारे लिए जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टूल है वो है रेडियोग्राफ, एक्सरे। हम नी जॉइंट के एक्सरे कराते हैं और उस एक्सरे पे हम देखते हैं कि नी जॉइंट में कौन कौन सी तब्दीली आई हुई है। हमें ये देखना है कि क्या जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया, उसमें गैप कम हो गया, और दूसरा हमने ये देखना है कि क्या कोई ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं बने हैं। थर्ड हमने ये देखना है स्क्लेरोसिस आया हुआ है कि नहीं है, और फोर्थ हमने ये देखना है कि सिस्ट डेवलप हुआ है कि नहीं। इसी बेस पे हमने इसी रेडियोग्राफिक फीचर्स पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन इट्स ग्रेड्स। ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है। इसी बेस पे हमारा मैनेजमेंट भी इसी बेस पे होता है। इसके रेडियोग्राफ के अलावा हम उसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी करा सकते हैं। मसलन हमने नहीं, इसके अलावा सर हमने सीरम कैल्शियम कराना है, सीरम विटामिन डी कराना है, हमने अल्कलाइन फॉस्फेटेस कराना है, फॉस्फेट कराना है, ताकि हम देख सकें कि क्या उसमें कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशिएंसी तो नहीं है, कोई और बोन रिलेटेड कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, हमने वो भी एक्सक्लूड करना है। और अगर हमारे यहाँ ये भी है कि हम कोई और सिस्टमिक इलनेस हम सस्पेक्ट कर सके तो हम उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड है हम वो कराएंगे। अगर हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमें लगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम एमआरआई भी करा सकते हैं। माशाल्लाह। सर कभी सुना कि पानी और फिर हम कहते हैं जोड़ों में पानी भर गया है, आई थिंक दैट्स एफ्यूजन अराउंड एफ्यूजन। जो हमने स्वेलिंग की बात की है तो वो स्वेलिंग दर हकीकत एफ्यूजन की वजह से होता है, यानी उसमें साइन्यूअल फ्लूइड बढ़ जाता है और वो साइन्यूअल फ्लूइड रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है। डॉक्टर साहब तशख़ीस के बाद डेफिनेटली हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, जैसे आपने फरमाया कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 तक जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें सर्जरी हम कहाँ पे इंडिकेट समझते हैं इसमें सर, किस स्टेज पे सर्जरी? डॉक्टर साहब जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, ट्रीटमेंट हमने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू स्टेज। तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसको हम अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो स्टेज 1 और 2 है उसमें बेसिक जो हमारा ट्रीटमेंट के जो मेन कंपोनेंट्स है वो नंबर 1 है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हमने बेसिकली जो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। आप हाई चेयर यूज़ करें, आप जो है ना उकड़ू ना बैठा करें, और आप जो है जिस तरह अनइवन सरफेसेस है। सेकंड हमने उनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करना है। हम कहते हैं कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। थर्ड हमारा कंपोनेंट है मेडिकेशन जो है हम टॉप मोस्ट पे कहते हैं कि बोन रिलेटेड सप्लीमेंट्स हम देते हैं जैसे कैल्शियम विटामिन डी, और कार्टिलेज रिलेटेड सप्लीमेंट्स देते हैं जैसे हाइलोरानिक एसिड है, क्वांड्राइटिन सल्फेट है, ये कार्टिलेज की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अदर देन दिस जो सिम्टमेटिक यानी सोजिश को कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। लेट प्रेजेंटेशन करें जैसे मॉडरेट या एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो उसमें आजकल जो रिकमेंडेशन है वो ये है टोटल नी रिप्लेसमेंट इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन के हवाले से। इनमें काफ़ी रिसर्च हुआ है। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस जो है हम स्टेरॉइड भी इंजेक्ट करते हैं, हाइलोरानिक एसिड भी हम इंजेक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो है ना हम PRP का भी जो नया कंसेप्ट है इस पे भी करते हैं। मुख्तलिफ आउटकम्स है, अगर हम लिटरेचर में देख सके तो स्टीरॉइड्स को हाइलोरानिक एसिड के साथ हमने कंपेयर किया, हमने आउटकम देखना है तो सुपीरियर हाइलोरानिक एसिड है। PRP का जो कंसेप्ट है, PRP में यह है कि अभी हमारे पास लॉन्ग टर्म आउटकम मौजूद नहीं है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इस पे काम हो रहा है। कम से कम हमें 5 साल 10 साल का डेटा चाहिए ताकि हम इसका आउटकम एनालाइज कर सकें, इस पर अभी काम हो रहा है। सर बड़ी खूबसूरत बातें आपने की, और वक्त की कमी के बाद सामीन हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अब डॉक्टर साहब से आखिरी में सवाल ये पूछूंगा सर, कोई मैसेज जोड़ों की बीमारियों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे अक्सर बुजुर्गों में जैसा फरमाया कि अबव 50 में लोग आते हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो पेन किलर्स बहुत सारे की जेब में पड़े हुए हैं जस्ट टू किल द पेन, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पेन हमें कहीं और किल कर रहा है, किडनीज को नुकसान पहुंचा रहा है, लिवर को साइड इफेक्ट दिस एंड दैट। तो इस
حوالے سے آپ کو ایک اپنا میسج سر؟ میرا میسج یہی ہے کہ بر وقت تشخیص کرنا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات اگر ایک کریکٹ تشخیص ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے نا ایک جو کمپیٹنٹ پرسن ہے، جو کنسلٹنٹ ہے، اسی سے مشورہ لیں اور اسی مشورے پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ کسی اور وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ ہم آئیں گے، تو وقت کی کبھی کے بعد ہم پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اعظم بنگلزئی اپنے ٹیم کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔